दोस्तों, पुनः आपको इडुगोलम पे स्वागत है। आज पुनः आप लोग के सामने एक बहुत सी शानदार क्लास का आयोजन रखा गया है और आज हम लोग बहुत ही सौरमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उस पर चर्चा करेंगे। और यदि यह वीडियो देख रहे हैं, सौरमंडल का भाग 2 है, और यदि आप भाग 1 नहीं देखें तो आप सबसे पहले भाग 1 को देख लीजिए, तब जाके भाग 2 को देखिए, तभी जाके आप बहुत सा चीज़ को समझेंगे, अदरवाइज थोड़ा समझने में कुछ परेशानी होगी। तो चलिए आइए, बिना समय को व्यतीत करते हुए जिस प्रकार से लिखा हुआ है सौरमंडल का भाग 2 आपके सामने ये जो देख रहे हैं बनाया हुआ है, ये सौरमंडल है। और सौरमंडल का सबसे जो महत्वपूर्ण पिंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, ये सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पिंड है, इसे सूर्य कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था। सौरमंडल का गार्जियन या सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। और इसी के ऊर्जा से जितने भी ग्रह आपको लिख रहा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस सभी ग्रह पर यदि कुछ इस तरह की बात है तो सभी का सभी सूर्य की ही कृपा के कारण है। और हम तो ये भी जानते हैं जितने भी प्लानेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो हम लोग अगले क्लास में, 2 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, भाग 3 और भाग 4 में इस सभी ग्रह को एक एक करके भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स हम बात करेंगे। लेकिन अभी के क्लासों में आप समझ गए ये सूर्य है, और सूर्य के इधर टोटल 8 ग्रह है, जो कि सभी ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो सूर्य का घड़ी के दिशा में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करती है। सभी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लिखे हुए हैं, जैसे आप जान गए हैं। अब आइए हम लोग इधर चलते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, देखिए सबसे पहला प्रश्न, आइए, जैसा लिखा हुआ पृथ्वी पर, पृथ्वी नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सौरमंडल होगा। आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल, सौरमंडल में कुल ग्रह, आपसे पूछा जाए सौरमंडल में कुल ग्रह की संख्या कितना है। तो सौरमंडल में कुल ग्रह की संख्या याद रखेंगे, पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, अभी भी बता रहा हूँ। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। वर्तमान में सौरमंडल के में कुल 8 ग्रह है, ये बात आप याद रखेंगे। 8 ग्रह में, लेकिन 2006 तक, 2006 से पहले कुल ग्रह यदि पूछा जाए, कुल ग्रह की संख्या, कुल ग्रह की संख्या, तो वो था मेरा 9। लेकिन 2006 में एक ग्रह को हटा दिया गया इस सोलर सिस्टम से, कहा कि यह सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि यह ग्रह, जो ग्रह का कंडीशन होता है, जो इसका अपना एक कक्षा होनी चाहिए, परिक्रमण पाथ होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए, वो प्लूटो यह कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। इसलिए 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह था, लेकिन 2006 से 6 में एक प्लेटो ग्रह को हटा दिया गया, प्लेटो ग्रह को हटा दिया गया। तो ये बात याद रखेंगे। अब आइए हमारे पास दूसरा की बात करें, दूसरा प्रश्न, आइए पहला प्रश्न समझ में आ गया। पृथ्वी पर कुल कितने, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है वर्तमान में, तो 8 है, लेकिन 2009-6 से पहले कुल 9 ग्रह था, और 9 ग्रह में एक प्लेटो ग्रह को, यहाँ प्लेटो है, ये प्लेटो है, प्लेटो ग्रह को हटा दिया गया। अब आइए पृथ्वी पर, देखिए यहाँ पे कुल 8 ग्रह है, कुल 8 ग्रह है। यहाँ जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद बुध हो गया, बुध के बाद यहाँ टोटल 8 ग्रह है, याद रखेंगे। इस 8 ग्रह को क्या किया,
कुल 4 भाग में बांट दिया। इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह, इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। तो सौर मंडल में प्रथम जो 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह कहा गया या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है ठोस। तो हमसे पूछा जाए पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पृथ्वी नहीं है, यहाँ पर सभी जगह सौर मंडल होगा। आप सभी बच्चे थोड़ा इस चीज को लिख लेंगे। सौर मंडल में, सौर मंडल में, सौर मंडल, सौर मंडल में पूछा गया आंतरिक ग्रह कितना है। हमारे सौर मंडल में कुल आंतरिक ग्रह की संख्या पूछा जाए तो याद रखेंगे, हमारे सौर मंडल में कुल आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। और ये चारों का नाम सिस्टमैटिक ढंग से आपको याद रखना पड़ेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो प्रथम 4 ग्रह है वो हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, और ये सभी ठोस से निर्मित है। इसलिए हमारे सौर मंडल में पूछा जाएगा आंतरिक ग्रह कितने हैं, तो प्रथम जो 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये सूर्य हो गया, तो बुध हो गया, इस तरह का 4 ग्रह है। और वहीं टोटल 8 ग्रह में 4 जो ग्रह है उसे बाह्य ग्रह कहा गया है। याद रखेंगे, ये टोटल जो 4 ग्रह है, 4 ग्रह जो शुरू का 4 ग्रह जो है उसे हम पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। लेकिन सौर मंडल का जो 4 के बाद ये जो और 4 ग्रह बच गया, जिसे हम बाह्य ग्रह कहा गया या इसे जोवियन ग्रह कहा गया। और ये जो है आपका ठोस निर्मित होता है, ये ठोस से बना हुआ है, ठोस से बना हुआ है। लेकिन जो प्रथम बाद में जो 4 गैस है, 4 ग्रह है, वो गैस से बना हुआ है, गैसियस गैस है, गैसियस ग्रह है। और ये गैसियस ग्रह को ही जोवियन ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं। और उसकी जो संख्या है 4 है, याद रखेंगे। और ये 4 कौन कौन है, तो मंगल के बाद हमारा होता है बृहस्पति, बृहस्पति प्लस शनि प्लस अरुण और प्लस वरुण। जो लास्ट वाला 4 ग्रह है उसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जो गैसेस से निर्मित होती है। इसलिए इसको हम लोग अलग एक कैटेगरी में रख दिए। याद रखेंगे, सौर मंडल में जो बाह्य ग्रह है, सौर मंडल में जो बाह्य ग्रह है या जोवियन ग्रह है उसकी संख्या 4 है, जो गैसेस से निर्मित है, और वह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहा गया। आइए अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। सुने होंगे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो है, हमारे सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के एक जो है क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं, तो देखिए ये एक ऐसा पिंड होता है जो मंगल ग्रह, यहाँ पर देखेंगे जब हमारा एक, जब हम यहाँ चीज़ को समझा देते हैं तब देखिए, जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद एक ग्रह है जिसे बुध कहा गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, और चौथा जो ग्रह है इसे कहा गया मंगल। और पांचवा जो ग्रह है, वो पांचवा जो ग्रह है इसको हम लोग बृहस्पति कहा गया, कहते हैं बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पिंड है, याद रखेंगे कुछ पिंड है, अरबों की संख्या में कुछ पिंड है। पूछा भी जाएगा क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है, कहाँ इसकी स्थान है, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसमें कुछ विशेष रूप से पिंड है, जिसका कोई एक निश्चित ऑर्बिट नहीं है। ये आपको कभी कभी अपने ऑर्बिट से कूद कर दूसरे ऑर्बिट में भी चला जाता है, और इसके बाद कुछ अलग घटना भी घटता है, उसका भी हम चर्चा करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आपसे पूछा जाए क्या है, तो कहेंगे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ पिंड पाई जाती है, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो आपसे इसकी संख्या जो है अनगिनत होता है, अरबों की संख्या में होता है। तो लिखेंगे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य अरबों की संख्या में उपस्थित पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उपस्थित पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आपसे आज के बाद कोई भी पूछेगा
क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य अरबों की संख्या में उपस्थित पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कोई पूछ दिया जाए, बताइए क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य रहता है। आइए क्षुद्र ग्रह भी समझ गए। अब आइए उल्कास्म या टूटता हुआ तारा। देखिए बात को समझिए, हम लोग यहाँ पे ये जो ग्रह है, यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा इस बातों को समझिए। जैसे मान के चलिए यह आपका क्षुद्र ग्रह हो गया, ये आपका क्षुद्र ग्रह हो गया। और कभी कभी क्या होता है, यह क्षुद्र ग्रह, सुनिएगा, ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वह जल उठता है। तो उस जले हुए जो क्षुद्र ग्रह होता है उसे हम लोग टूटता हुआ तारा या उल्कास्म कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लोग याद तो कर लेता है लेकिन बातें समझता नहीं है। जब क्षुद्र ग्रह अपने ऑर्बिट से कूदकर पृथ्वी के वायुमंडल में जब आती है तो वहाँ हम जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में एक कमेंट करना है आप लोग को, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। चारों का आंसर बताना है आपको। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये क्षुद्र ग्रह प्रेजेंट होती है, आती है, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये जल उठती है, जिसे हम लोग उल्कास्म या टूटता हुआ। तो लिखेंगे जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जल उठती है, उसे उल्कास्म या टूटते हुए तारा कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। तो कोई भी आज के बाद आपसे पूछे उल्कास्म या टूटता हुआ तारा, कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग के वायुमंडल में रात कोहरा के समय में एकदम टूटते हुए धड़ाक नहीं, बहुत ही काफ़ी स्पीड में कोई चीज़ जलती हुई नजर आती है। वह एक प्रकार की वही क्षुद्र तारा होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद जल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टूटता हुआ तारा या जलते हुए जो क्षुद्र ग्रह होता है वो कभी कभी पूरे तरह से नहीं जल पाती है, और नहीं जल पाने के कारण इसका कुछ अवशेष बच जाती है। और जब पृथ्वी पर वह अवशेष गिरती है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा उल्का पिंड क्या क्या होती है, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब उल्कास्म पृथ्वी पर अवशेष के रूप में बचकर गिरती है, उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर उल्कापिंड और उल्कास्म में अंतर समझ गए। जब उल्कास्म पृथ्वी पर अवशेष के रूप में बचकर गिरती है उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। अब आइए अगला पॉइंट हम लोग का, पुच्छल तारा या धूमकेतु, ये भी आपको टर्म है। अब ये आपको मैंने बताया, जब हमारे क्षुद्र ग्रह, हम जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सा करोड़ों की अरबों की संख्या में क्षुद्र ग्रह होती है, लेकिन जब यह क्षुद्र ग्रह सूर्य के पर्यावरण में या वातावरण में प्रवेश कर जाता है तो उसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। जब लिखेंगे इसके बारे में, जब क्षुद्र ग्रह सूर्य के वातावरण में प्रवेश
करती है तो उसे धूमकेतु कहा जाता है। तो ये सब टर्म है, आपको जानना होगा किस प्रकार से। सारा चीज़ मैंने आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, आप जब इधर आइएगा तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, मैप में देखेंगे हम लोग, इस बात को एक मिनट हम समझा देते हैं। जैसे ये मंगल है और बृहस्पति है, इसके बीच में अरबों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है, अरबों की संख्या में क्षुद्र ग्रह है। और ये जब क्षुद्र ग्रह घूम रही होता है तो कभी कभी यही कभी कभी जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाती है और जलने लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं उल्कास्म या टूटते हुए तारा। और जब ये क्षुद्र ग्रह जलने के बाद कुछ अवशेष पृथ्वी पर जब गिर जाती है उसे हम लोग कहते हैं उल्कापिंड। ये बात समझ गए, उल्कास्म और उल्कापिंड समझ गए। लेकिन जब यही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वातावरण में आ जाती है, जब यही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी नहीं सूर्य के वातावरण में आ जाती है तो एक प्रकार की ऐसे पूंछ की तरह आगे बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे जब ये इस तरह का होगा तो जब इसके वातावरण में आएगा तो उसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। तो याद रखेंगे, वही एक ही चीज जो क्षुद्र ग्रह है पृथ्वी के वायुमंडल में आया उसे उल्कास्म या टूटता हुआ तारा, और उसका जो अवशेष बच गया उसे उल्कापिंड कहा गया। लेकिन वही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सूर्य के वातावरण में जब प्रवेश कर जाता है तो उसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। तो हमको आशा करते हैं ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बारीकी से देखिए, बहुत काफ़ी डिटेल्स से हम आपको बता रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी को एक नोट कीजिए प्रॉपर, और उस पर हम सवाल वगैरह देखेंगे। आइए सौर मंडल में क्रम के हिसाब से ग्रह की बात करते हैं। तो हम जानते हैं पृथ्वी, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, याद रखेंगे। और 8 ग्रह का क्रम आपको याद रखना होगा सूर्य से। याद रखेंगे, सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद आप याद रखेंगे पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि ग्रह है, शनि के बाद अरुण ग्रह है, और अरुण के बाद वरुण ग्रह है। आपका क्रम याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्रम से काफ़ी सवाल बनता है। जैसे हमसे पूछ दिया जाएगा, बताइए क्रम के हिसाब से मंगल के बाद कौन सी ग्रह आती है, या ऐसे पूछा जाएगा, बताइए क्या बताना है, सूर्य दूरी के हिसाब से सूर्य से 5वां सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तब क्या कहिएगा? बृहस्पति कहिएगा। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध कहिएगा। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण कहिएगा। सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र कहिएगा। तो जब आपका एक सिस्टमैटिक ढंग से क्रम से याद हो जाएगी तो आप बहुत ही आसानी से कैसा भी क्वेश्चन सेट करने वाले क्वेश्चन को सेट करेगा तो आप आसानी से बहुत ही बारीकी से इसका आंसर आप डाल दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए सौर मंडल में आकार की दृष्टि से चलते हैं। ये क्रम के हिसाब से लिखा दिया आप लोग को, लेकिन कभी कभी आकार की दृष्टि से पूछा जाता है और आपको जानना जरूरी है। अब आकार की दृष्टि से तो हम जानते हैं पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद जस्ट छोटा जो है वो शनि है, और शनि के बाद अरुण और वरुण है। तो ये लास्ट वाला जो 4 है वो आपका लिख लेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। तो आपसे पूछा जाए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पूरे सौरमंडल का कौन है? तो बृहस्पति है। आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण है। चौथा ग्रह कौन है? और इसके बाद हम लोग जहां रहते हैं वो आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि क्रम के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी तीसरा, और आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में तो काफ़ी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, 1 घंटा का लेक्चर होगा। अभी रुक जाइए, काफ़ी चीज़ हमको समझना है, लेकिन अभी समझिए। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। इसके बाद पूछा जाता है शुक्र। शुक्र के बाद याद रखिएगा मंगल, और मंगल के बाद लास्ट में
हमारा बुध हो जाएगा। तो पूछा जाएगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ 3-4 प्रश्न है, इसी दोनों पर बनेगा। देखिए, सबसे छोटा ग्रह तो कहिएगा सर बुध होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो अभी जस्ट बताए हैं बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर, और इसे मरकरी कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग नाम जानते रहिए। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और हमसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी कौन है? तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह भी पूछा जाए तो बृहस्पति है। लेकिन हमसे पूछा जाए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, तो आप आंसर दीजिएगा शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? अरुण होगा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन होगा सौरमंडल का? तो मंगल होगा। तो जब आप सिस्टमैटिक ढंग से याद कर लीजिएगा तो किसी भी प्रकार से किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप बना लीजिएगा। आइए चलते हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, सबसे बड़ा ग्रह हो गया। आइए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, यानी सबसे नजदीक ग्रह सूर्य से, तो हमारा आंसर होगा बुध होगा, बुध होगा। और एक सवाल और है, चलिए ऊपर में। अच्छे आप लोग क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3-4 प्रश्न है, इसको हम लोग एक एक ध्यान से कहे थे। ये क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखना एकदम पूरा देखिए, कापी लेके बैठिए। आपको कहे तो ये क्लास आप लोग कर लीजिएगा, तभी कभी भी सौरमंडल या कहीं भी कुछ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम आप लोगों को समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टमैटिक ढंग से, ऐसा नहीं कोई टॉपिक को पढ़ा दिए और सीधे छोड़ दिए आप देख लिए, नहीं। हमारा उद्देश्य है आपको इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप एक बेहतरीन कंसेप्ट को जानिए, बेहतरीन नॉलेज लीजिए। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए हम लोग काम करते हैं, आप लोग खाली कोऑपरेट कीजिए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करने में लगता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और अच्छी बात हो जाएगी। आइए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, और सबसे दूर ग्रह कौन हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण है। आइए इतना चीज़, आप 4 प्रश्न भी बन गया इसी देर से। अब ये 10 और 11 हमको समझने की कोशिश है। बृहस्पति को लौह सौरमंडल का संज्ञा कहा गया। मतलब क्या, हम जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इतना बड़ा ग्रह है जो अकेला बृहस्पति शेष 7 ग्रहों के द्रव्यमान के बराबर है। तो समझ जाइए कितना बड़ा है। यानी बृहस्पति एक तरफ, अकेला 7 ग्रह, एक क्योंकि टोटल 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह में अकेला कर दीजिए बृहस्पति को, और 7 ग्रह मतलब बुध, शुक्र, शनि, मंगल, पृथ्वी, अरुण, वरुण, सबको एक साइड कर दीजिए, तब भी हमारा बृहस्पति जो है भारी पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति को याद रखेंगे, बृहस्पति को लघु सौरमंडल का संज्ञा दिया गया है। याद रखेंगे क्यों दिया गया, तो इसके पीछे हमारा कारण है। सो बृहस्पति अकेला शेष 7 ग्रहों के द्रव्यमान के बराबर है, द्रव्यमान के बराबर है। बहुत बड़ा है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखेंगे आकार की दृष्टि से और द्रव्यमान की भी दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसलिए इसे बृहस्पति को लघु सौरमंडल का भी संज्ञा दिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम जानते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। जैसा हम लोग जानते हैं सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। लेकिन हम लोग जो सौरमंडल में 8 ग्रह है उसको हम नंगी आंखें से, क्योंकि हम टेलीस्कोप की सहारा से हम लोग तो पूरे 8 ग्रह को देख लेंगे। लेकिन कहा गया, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए सौरमंडल को या सौरमंडल में नंगी आंखें से कुल कितना ग्रह को हम लोग देख सकते हैं? तो आंसर होगा पृथ्वी सहित 6 ग्रह। एक पृथ्वी हो गया, और 5 ग्रह और है, जिसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके बाद मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया और शनि ग्रह हो गया। ये टोटल 6 ग्रह को आप नंगी आंख से देख सकते हैं। इसको टेलीस्कोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग बात है हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन 2 ग्रह अरुण और वरुण है जिसको हम नंगी आंखें से नहीं देखेंगे। इसके लिए हमको आंख पर टेलीस्कोप का लगाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं जिसको हम नंगी आंखें से देखेंगे?
तो वह 6 ग्रह है, याद रखेंगे कौन कौन। तो आप याद रखेंगे बुध ग्रह प्लस शुक्र ग्रह प्लस पृथ्वी प्लस मंगल प्लस बृहस्पति प्लस शनि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 6 ग्रह आप याद रखेंगे लगातार 1 से लेकर 6 तक। अरुण और वरुण को हम नंगी आंखें से नहीं देखेंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। सो अरुण और वरुण को हम लोग नंगी आंखें से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगा। अब आइए 12 मैंने बता दिया। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे नजदीक ग्रह सूर्य से बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण है। अब आइए आगे के कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन ये जो वीडियो है काफ़ी समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आपका काम है क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करने के लिए कह रहे हैं, उसको भी आप जरूर इसको देखते रहिए। आइए आप लोग, कुछ बच्चे का ये आइडिया है सर कुछ लाइव क्लास दिया जाए, ज़रूर आप लोगों की बातों को रखा जाएगा। हम बहुत ही जल्दी आप लोग को एक टाइम निर्धारित करेंगे, एक सुबह का या शाम का 2 घंटा 1.5 घंटा का लाइव क्लास आएँ और उस पर करंट अफेयर या जो भी ज्वलंत मुद्दा हो उस पर भी चर्चा करेंगे, और एक कोई टॉपिक और हिस्ट्री का या पॉलिटी का हम करेंगे बात, आप लोगों की समस्या को देखते हुए। चलिए आइए हमारा अगला पॉइंट है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं। एक बात याद रखेंगे आप लोग, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है और सभी 8 ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में तय करती है। ये याद रखेंगे, ये आपको कंटेंट है, याद रखने का चीज़ ही है, ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी सौरमंडल का जितना भी ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा किस तरह से करती है, घड़ी की विपरीत। जैसे मान लीजिए जाए ये सूर्य है और जितना भी घड़ी है ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में सभी मूवमेंट करती है। हम जानते हैं जितने भी ग्रह है, याद रखिएगा जितने भी ग्रह है उस सभी ग्रह के पास 2 गति है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, आपसे यदि पूछ दिया जाए बताइए घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो घूर्णन गति के बारे में हम लिखा देते हैं। 1 मिनट। घूर्णन गति, घूर्णन गति आपसे पूछा जाए क्या होता है, कहेंगे जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके पास। घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर, जैसे मान लें सूर्य के पास 2 गति है, एक सूर्य जो है ये मान लें सूर्य है और पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है हम जानते हैं 365 डेज और 6 आवर में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये परिक्रमण गति हो गया। लेकिन सूर्य अपने आप पर अपने अक्ष है और इसी पर ये घूम रहा होता है। ग्लोब तो दोस्तों नहीं है, हम लोग आप लोग को ग्लोब के भी माध्यम से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पृथ्वी का चर्चा करेंगे। तो जो अपने अक्ष पर, यहाँ पृथ्वी अपने अक्ष पर है और वह आपस में घूमती रहती है, तो घूर्णन गति भी होता है, तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। और जितने भी ग्रह हैं सबका अपना घूर्णन काल भी होता है और परिक्रमण काल भी होता है। तो काल क्या होता है, घूर्णन काल, ये भी आपको समझ जाइए। कोई पूछे जाए घूर्णन काल क्या होता है, तो घूर्णन काल, काल का मतलब होता है समय। तो अपने अक्ष पर जितने समय में चक्कर लगाती है उसी समय को हम लोग कहते हैं घूर्णन काल। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो आपने घूर्णन गति समझ गया और घूर्णन काल समझ गया। काल मतलब समय। एक होता है परिक्रमण गति। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। और एक होता है परिक्रमण काल। क्या होता है, एक परिक्रमण काल। जितने समय में, याद रखेंगे, जितने समय में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेगा
परिक्रमा करेगा उसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल। जैसे मान के चलिए हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो उसमें उपस्थित जो है ईश्वर होते हैं, उसके चारों ओर हम लोग घूम जाते हैं, तो वह हम लोग परिक्रमा कहते हैं ना, हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो एक परिक्रमा करने में आपको 1 मिनट का समय लगता होगा, 2 मिनट का समय लगता होगा, तो वह आपको जो चक्कर लगा रहे हैं वह परिक्रमण गति हुआ, और जितने समय में एक चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं सबके पास अपना अपना अलग अलग घूर्णन काल होती है और घूर्णन परिक्रमण काल होती है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी समझ जाइए जितने भी हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की जो परिक्रमा करती है, सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो विपरीत दिशा में करती है। इसका टाइमिंग क्या है हम चर्चा करेंगे। आइए हम अभी जस्ट बताएं, सब ग्रह के पास अपना क्या है, अपने अक्ष पर भी ये घूमती है। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है जिसका जो अपने अक्ष पर इसका दिशा निश्चित किया गया है पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमारे सौरमंडल में कुल 6 ग्रह हैं जो अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करती है। मतलब क्या, घड़ी की विपरीत दिशा में 6 ग्रह है। 6 ग्रह का नाम लिख लेंगे। बुध के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण नहीं वरुण, याद रखेंगे वरुण लास्ट में। ये 6 जो ग्रह है वो अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है चक्कर, और रेस्ट जो 2 ग्रह जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब है, ये 2 ग्रह काफी महत्वपूर्ण है, VVI है। पूछा जाता है बताइए सौरमंडल का कौन सा 2 ऐसा ग्रह है जो अपना परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। तो 2 ग्रह है, एक हमारा शुक्र हो गया, एक ग्रह शुक्र और दूसरा अरुण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 1-2 मिनट और रुक जाइए। चलिए सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम पढ़िए, हम काफ़ी डिटेल्स में आप लोग को लेकर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए नहीं लिए हैं तो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए हम लोग 3-4 प्रश्न और को देखते हैं। 20 नंबर 19 नंबर पूछा जाएगा सौरमंडल का। 2-3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड पूछा गया है, ग्रह नहीं पूछा गया है। सौरमंडल में जो पिंड होता है वो सूर्य भी पिंड है, चंद्रमा भी पिंड है, शुक्र भी पिंड है। लेकिन जब इस सूर्य को एक नाम दे दिया जाएगा ग्रह, लेकिन और सूर्य को दे दिया उस पिंड का नाम दिया तारा। लेकिन याद रखिएगा सौरमंडल में जितना भी चीज़ है, क्षुद्र ग्रह की बात करें, उच्छल तारा की बात करें, उल्का पिंड की बात करें, सभी का सभी पिंड है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसकी कुछ वैल्यू आकार होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड क्या है? सौरमंडल का दूसरा चमकीला पिंड क्या है? पिंड पूछा जा रहा है। 21 नंबर, सौरमंडल का तीसरा चमकीला पिंड कौन है? चमकीला पिंड कौन है? और 22 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकीला, यहाँ पिंड नहीं देंगे आपको, यहाँ ग्रह दिया जा रहा है। यहाँ बहुत बच्चा मिस्टेक करता है, अच्छे बच्चा मिस्टेक करता है, क्योंकि बच्चे पिंड और ग्रह में अंतर नहीं समझ सकता है। पिंड जो है, सूर्य भी पिंड है, चंद्रमा भी पिंड है, और हमारा जितना भी ग्रह वो भी पिंड है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए। सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड यदि आपसे पूछा जाए तो आंख को बंद करके कहिएगा सूर्य है सर। यहाँ पर कितने बच्चे कह देता है सर शुक्र है। अरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड क्या है, तो कहेंगे सूर्य, सन है, SUN सन है। सौरमंडल का दूसरा चमकीला ग्रह, तो ये याद रखिएगा चंद्रमा है, न कि शुक्र है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला पिंड सूर्य है, सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड, तब जाएगा आंसर शुक्र, वेनस है।
चंद्रमा को हम लोग मून कहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया, तभी आंसर शुक्र होगा, शुक्र। इसी प्रकार से हम आशा करते हैं ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा हुआ तो वही बात बार बार हमको कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आशा करेंगे नेक्स्ट क्लास बहुत ही इससे भी बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहेंगे। थैंक यू। पुनः आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।